हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सीटेट के लिए किसका प्रैक्टिस सेट है? तो ये जो है मतलब ये एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है और हम 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो हमारे भी प्लेलिस्ट में है वहाँ से जाके दे सकते हैं। तो ये देखते हैं 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन ए और बी है। तो एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित जो विवाद है वो दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो मतलब दूसरा क्या कह रहा है, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का मामला है। तो कौन कौन सा कथन इनमें से सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब केवल ए सही है, दूसरा कह रहा है केवल बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही है, चौथा है ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पे है जो है मतलब इसमें कौन सा सही है? तो सिर्फ बी वाला सही है कि नदी के जल के बंटवारे से संबंधित जो विवाद है दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से, ये दो राज्यों के बीच का मामला नहीं है, जीएसटी के वितरण से यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल बी सही है। तो यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है? संगठित कार्यबल, लेबर चौक, भूमालिक, प्रशिक्षित तकनीशियन। तो कौन सी जो है शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो है लेबर चौक है शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। क्या? लेबर चौक। लेबर चौक जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रवासी दिहाड़ी मजदूर अपने उपकरणों के साथ एकत्रित होते हैं तथा यहाँ वे ऐसे लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें दिहाड़ी मजदूर पर रख सकें। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 123 नंबर का है कि दादन व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब मिस्टेक हो गया है, तो इसको पहले सही करते हैं। दादन व्यवस्था दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था है। व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। श्रम व मालिक के बीच की। यहाँ पे है सरकार और बुनकरों की। यहाँ पे है सरकार और बुनकरों के बीच की। और किसानों व साहूकारों के बीच की। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो इसको हम इसका व्याख्या नहीं करेंगे। दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या कि व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब ये कौन सा कथन सही है और गलत है। तो इसमें कथन ए और बी है। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। तो लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो जो है भारत में लोकतंत्र के संबंध में दोनों कथन जो है ये दोनों सही है, क्योंकि निष्पक्ष और चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा ही होना चाहिए। तो ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 124 नंबर का 124 ये था, 125 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 125 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रोहित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो। लक्ष्मी लकड़ा जो है भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि ऐसा कथन है कि रोहित के अंकल चाहते हैं कि क्या हो, मतलब वह अधिक अंक प्राप्त हो गया, उसकी नौकरी मतलब अधिक अंक मिलेंगे तभी नौकरी मिलेगा, ऐसा होने का। और मतलब लक्ष्मी लकड़ा जो है, लाकड़ा भारतीय रेलवे में पहली इंजन है, मतलब क्या बनी? पहले इंजन चालक बनी। तो उपरोक्त कथन में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो
यहाँ पे कौन कौन सा रूढ़िबद्ध धाराओं को तोड़ने का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, ए बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। तो कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि बी जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी लाकड़ा जो है एक क्या है, एक महिला है और मतलब रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं कि महिला ये सब काम नहीं कर सकती हैं। तो सिर्फ बी वाला ही मतलब क्या होगा कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने का उपयोग कर सकते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में स्वास्थ्य के अधिकारी को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्वतंत्रता, समानता, जीवन, न्यायता। तो भारत में स्वास्थ्य के अधिकारी को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवन। क्या हो जाएगा, जीवन के मौलिक अधिकार के एक प्रकार की मान्यता प्राप्त है। भारत में स्वास्थ्य का जो अधिकार गरिमा युक्त जीवन के आधार पे क्या है, निहित है, और यह जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य, पुलिस। तो इसमें से जो है कौन कौन से जो है क्या करना चाहते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संदर्भ में जो है विकल्प राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य जो है ये मतलब ये क्या होते हैं, राज्यों को स्थापित करना चाहते हैं। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न होते हैं, ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुखिया कौन होता है। तो पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। और भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की क्या होती है, शक्ति प्राप्त होती है, जो 65 वर्ष की आयु तक ही मतलब रहते हैं। तो 129 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो कौन सा प्रदेश सबसे पहले था जो मध्याह्न भोजन को शुरू करने वाला हुआ। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की और बाद में इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। कब, 1962 ईस्वी में। कब, 1962 ईस्वी में तमिलनाडु ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में SDG 10 निम्न में से कौन सा है। तो पहला असमानताओं में कमी, शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। इन चारों में से कौन सा है। तो इन चारों में से जो है मतलब क्या है कि असमानताओं में कमी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ए वाला। 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनाने में सहयोग करना। क्या यह आकलन का उद्देश्य है। दूसरा है विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवन वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। और तीसरा विद्यार्थियों के लेखन के कौशल का परखना। चौथा है विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिर्फ बी और सी वाला।
क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता और अधिगम को समझने, उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़नों को आंकना कि क्या वो सही सीखे हैं कि नहीं, और विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को भी परखना। तो बी और सी, बी वाले में इसलिए राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमताओं के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो पहला, सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। दूसरा, सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तथा भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों का उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तीसरा, आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो इनमें से कौन सा जो है विश्लेषण कौशल को आकलन में सबसे उपयुक्त प्रश्न होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी जो है, ये दोनों प्रश्न क्या हैं, यहाँ पे तो वन लाइनर के थ्रू है ना, तो बी और सी जो है विश्लेषण करने में ज़्यादा एक्टिव होगा माइंड। तो बी और सी किस में है? बी वाले में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 133 और 134 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 133 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमताओं की समस्याओं को प्रयोग में लाने के कौशल का प्रयोग करता है? प्रयोग में लाने के कौशल, तो पहला है तथ्यों का निर्माण कैसे होता है, मुख्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो इन दोनों में से प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन कौन सा क्वेश्चन करता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जो है, ये तीनों ए बी सी तीनों क्या होंगे कि मतलब प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। को पढ़िए, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। तो कौन बढ़ा देते हैं? तो पहला ए आकलन में भी मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला क्या है? यह आकलन में विषय वस्तुनिष्ठता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है मतलब क्या है, सही है? तो कौन कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है रूबिस के संदर्भ में कथन क्या है? ये आकलन में वस्तुनिष्ठता को बढ़ा देते हैं और ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। ये गलत हो गया, घटाते नहीं हैं। तो ए और बी सही है, ए और बी ए वाले में, इसलिए राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है मौखिक प्रदर्शन द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा। अब इसमें क्या कह रहा है? दोनों में से क्या क्या? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना बी। तो एक परियोजना कार्य में किसका आकलन किया जा सकता है? तो मौखिक प्रदर्शन एवं लिखित रिपोर्ट द्वारा आकलन किया जा सकता है। तो ए और बी दोनों द्वारा करा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो पहला, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। दूसरा, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती। तीसरा, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र। चौथा, राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो कौन सा जो है द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है इनमें से? द्वितीय, तो यहाँ पर समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की जो समीक्षा, ये जो है द्वितीय स्रोत के रूप में माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए। तो पहला, स्रोतों की प्रामाणिकता। दूसरा है पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता। तीसरा है उदाहरणों की मात्रा। चौथा, रुचि उत्पन्न करना। तो इन चारों में से क्या है कि स्थानीय ज्ञान को संविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए चिंता का विषय कौन सा होना चाहिए? तो इन चारों में से कौन सा विषय चिंता का होना चाहिए? तो ए और सी डी, ये तीनों जो है चिंता का विषय होना चाहिए। तो राइट आंसर ए सी डी किसमें? सी वाले में, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है या होना चाहिए? अधिगम केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्या विशेष केंद्रित। तो कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंतन का विषय हो सकता है इसमें से?
तो कौन सा इसके लिए कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे है पाठ्य पुस्तक जो केंद्रीय सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? तो पहला है परीक्षा का भय दूर करना, दूसरा है शिक्षकों निरीक्षण से दूर रखना, तीसरा ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों में उत्तर ढूंढ सके, विषय वस्तु रटने को बचाना। तो इनमें से सार्थकता क्या है? मतलब 139 का, तो 139 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु रटने से बचाना, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो पहला है हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, विद्यार्थियों में हाशियायुक्त संबंध की पहचान करने के द्वारा, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावना आहत ना हो। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? किस माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी के माध्यम से। तो ए और बी क्या है? फर्स्ट वाले में, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 141 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों को परिचर्चा में स्वावलंबी लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? तो पहला, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, दूसरा एक परिशिष्ट तेल में बेचान में खाना बनाता पुरुष, तीसरा एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला, तीसरा है बच्चों के बेचान में काम करती महिला। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? चुनौती, श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे, कौन सा उदाहरण इनमें से? तो इनमें से जो है ए और बी वाले कौन कौन सा? एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला और कौन सा? तो यहाँ पे है एक परिशिष्ट तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। ये दोनों हम चुनौतीपूर्ण उदाहरण दे सकते हैं। तो ए और बी किसमें? फर्स्ट वाले में, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 142, 143, 144 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं कि कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो पहला, समाचार और विचारों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, पाठ्यपुस्तक पढ़ने की आदत डालना, कक्षा का समय में समाचार पढ़ने से विद्यार्थी का मन बहलाना, गलत छात्रों को देश की राजनीतिक गतिविधि से परिचित कराना। तो कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा कि समाचार और विचारों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के विषय में परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? तो पहला है कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एवं एक चर्चा, 73वें संविधान अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक नाटक देखना, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो कौन सा जो है शैक्षिक अधिगम गतिविधि हो सकता है इनमें चारों में से? तो इन चारों में से कौन सा है? तो डी वाला है, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना, डी वाला सही हो जाएगा। 144 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ थोड़ा सा है, फिर नीचे थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो लेकिन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में सुविकसित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला, सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल प्रश्नों कार्यों का अभ्यास कराना हो। दूसरा क्या कह रहा है, जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हैं तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना। तीसरा है, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा उपलब्ध कराना है। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इन चारों में से क्या सही हो जाएगा? तो इन चारों में से सी वाला है, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे? तो पहला है व्याख्यान विधियों में प्रश्न पूछना, भूमिका निभाने, वाद विवाद, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता हो, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। तो कौन सा सही होगा 145 नंबर के आंसर का? तो 145 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी और सी। बी और सी किस में? बी वाले में, इसलिए राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या निम्न पाठ्यपुस्तक में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए? छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा पैदा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए। तो नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो है मतलब डी वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ डी वाला ऑप्शन नहीं दिया है, डी वाला हम बता दे रहे हैं क्या है ऑप्शन में, वही वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही है कि मतलब स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 147 148 का निम्न में से कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो पहला, समावेशी वातावरण स्थापित करना, अधिगम शैलियों अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। किसको समानता को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित करने में जरूरी है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों जरूरी है, ए और बी दोनों। 148 नंबर का है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक गुरुकुल की साफ सफाई की स्थिति, पौराणिक आहार श्रृंखला एवं पानी का चित्र। तो इनमें से कौन सी जो है पढ़ाने में निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो 148 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये तीनों, ए और बी, ए बी सी तीनों जो है जरूरी हो उपयुक्त होगा। तो ए बी सी राइट आंसर डी हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिका एक ऐसी विद्या विशेष है जो मानव और उनके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करती है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सी वैध है? तो पहला है, कथन व्याकरणिक रूप से गलत है, कथन लौकिक भेदभाव पूर्ण है, कथन परिपूर्ण है, वातावरण शब्द को प्रतिवेशी में बदल देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा मतलब कौन सी वैध है, कौन सा वाक्य वैध है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी वाला कि कथन परिपूर्ण है, ये वैध है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए दो कथनों पर ध्यान और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों की विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता उसमें से विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजा रहे। तो इनमें से कथन और दोनों ए और बी में से कौन सा सही है? तो कौन से सही हैं? तो दोनों सही हैं। कथन ए और कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। तो ए और बी किस में है? तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। तो यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, तो हम कह देंगे कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।